हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद हार्वी। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज। हमारा दूसरा टॉपिक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, कार्यकारी प्रतिबल विधि। पहला टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन, क्या था आरसीसी का, उसके बारे में बात किए थे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या था, एलएसएम क्या था, यूएलएम मेथड क्या था, उसकी डेफिनेशन क्या थी, एक एक पॉइंट उसका देखे थे। अब क्या है कि दूसरा टॉपिक में WSM है। इसकी कुछ मान्यताएं हैं, बेसिक मान्यताएं हैं। क्या है उसको देखते हैं कि अगर कोई हमारा बीम है, उसके क्रॉस सेक्शनल पर बंकन बेंडिंग अप्लाइड होता है तो बंकन से पूर्व प्लेन रहेगा और बंकन के बाद भी प्लेन रहेगा। इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा वह भी लीनियर रहेगा, जो हुक्स लॉ को वैलिड करता है। और इसकी मान्यताएं हैं कि ये इलास्टिक थ्योरी पर कार्य करती हैं। देखते हैं क्या है इसमें। बेसिक अजम्पशन इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग फॉर आरसीसी बीम। क्या है पहला पॉइंट हमारा है कि कोई भी क्रॉस सेक्शनल है जो बंकन से पूर्व समतल है, प्लेन है, और बंकन के बाद भी प्लेन रहेगा, समतल रहेगा। पहला पॉइंट है कोई भी अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शन जो बंकन से पूर्व समतल है, बंकन के बाद भी समतल रहेगा। उसी प्रकार से जो दूसरा पॉइंट हमारा है, दूसरा पॉइंट है कि जो कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट तथा इस्पात पूर्ण रूप से इलास्टिक माने जाते हैं, प्रत्यास्थ माने जाते हैं, अर्थात प्रतिबल विकृति का समानुपाती होती है। देखते हैं क्या है फिर से। कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट तथा इस्पात पूर्ण रूप से इलास्टिक माने जाते हैं, प्रत्यास्थ माने जाते हैं, अर्थात प्रतिबल विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हुक्स लॉ वैलिड करता है। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि कार्यकारी भार इस्पात और कंक्रीट का प्रतिबल विकृति स्ट्रेस स्ट्रेन जो संबंध है एक स्ट्रेट लाइन में रहता है, सीधी सरल रेखा में रहता है। अब क्या है चौथा, सभी तनन सभी टेंसाइल फोर्स स्टील जो है वो रजिस्ट करता है और कंक्रीट टेंसाइल फोर्स से फ्री रहता है, मुक्त रहता है। कंक्रीट पर कोई भी किसी भी प्रकार का टेंसाइल फोर्स नहीं आता है, न वो रजिस्ट कर पाता है। अब क्या है पांचवा पॉइंट, कंक्रीट व इस्पात में जो बॉन्डिंग है इस्पात की प्रत्यास्थ सीमा तक परिपूर्ण होता है और दोनों पदार्थ एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। क्या है छठवा कि कंक्रीट में जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है तथा कंक्रीट में किसी भी प्रकार का इनिशियल स्ट्रेस नहीं रहता है। जब कंक्रीट में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, रेनफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें पहले से किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रहता है। वही है पॉइंट हमारा कि कंक्रीट में दबाते समय प्रबलन इस्पात रेनफोर्समेंट स्टील तथा कंक्रीट में किसी भी प्रकार का प्रारंभिक प्रतिबल नहीं होते। सातवां पॉइंट क्या है कि जब इस्पात तथा कंक्रीट की जो मॉडुलस इलास्टिसिटी है, दोनों के अनुपात को m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू है 280/3 सिग्मा सी बी। अब क्या है सिग्मा सी बी, क्या है जो अनुगेय संपीड़न प्रतिबल है, परमिसिबल कंप्रेशन स्ट्रेस है। फिर से देखते हैं सातवां पॉइंट क्या है, इस्पात तथा कंक्रीट की प्रत्यास्थता मापांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
कैपिटल ई एस व ई सी माने जाते हैं। इनके अनुपात को m से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मान m का जो मान है 280 बटे 3 सिग्मा CB है। 3 सिग्मा CB क्या है? अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा कुछ बेसिक मान्यताएं थी। अब क्या है देखते हैं अगला पॉइंट। इसके डायग्राम क्या बनते हैं इससे स्ट्रेस स्ट्रेन के, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा है दूसरा पॉइंट। स्ट्रेस क्या है, प्रतिबल क्या है। जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है तो उस बॉडी में एक इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाता है, और वो फोर्स को ही हम स्ट्रेस बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। जिस प्रकार से हमारा डिफिनेशन मेंशन है, इसको देखते हैं क्या है। स्ट्रेस जो है, जब किसी संरचना खंड पर कोई बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स कार्य करते हैं तो उसमें आंतरिक प्रतिबल उपजते हैं, इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होते हैं, जिन्हें प्रतिबल कहा जाता है, स्ट्रेस कहा जाता है। प्रतिबल जो होता है हमारा तनन हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है, शियर हो सकता है। तनन क्या है? अब जैसे इसको हम आउटर की ओर थोड़ा खींचे तो इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा ये हमारा रहेगा टेंसाइल स्ट्रेस, तनन प्रतिबल। अब इसी को हम कंप्रेस कर दें इस तरीके से तो ये हमारा हो जाएगा कंप्रेशन स्ट्रेस। अभी अगर इस तरीके से हम इसमें स्ट्रेस लगाया जाए प्रतिबल, तो ये हमारा हो जाता है शियर अपरूपण। क्या है कि प्रतिबल, तनन, संपीड़न, कंप्रेशन व शियर अपरूपण प्रकार के हो सकते हैं। तीव्रता की आधार पर इसे निम्न प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है चरम स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। दूसरा है सुरक्षित, कार्यकारी या अभिकल्प प्रतिबल, सेफ वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस। अब तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है एक्चुअल स्ट्रेस, वास्तविक प्रतिबल। अब क्या है चरम स्ट्रेस, क्या है अल्टीमेट स्ट्रेस, क्या है उसको देखते हैं। अगर हम कोई M15 ग्रेड की क्यूब बनाएं और क्यूब बनाने पर उसको CTM मशीन पर जब फेल कराते हैं 28 दिन की क्यूरिंग के बाद, तो वो जिस स्ट्रेस पर फेल हो जाता है मैक्सिमम स्ट्रेस पर, उसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं, चरम प्रतिबल बोलते हैं। अब हमारा M15 ग्रेड का है तो वह 15 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर पर एक मैक्सिमम स्ट्रेस पाकर वो फेल हो जाएगा। देखते हैं क्या है चरम प्रतिबल। किसी खंड के भार के कारण फेल होने के समय उत्पन्न प्रतिबल, फेलियर होने से पहले उसमें एक प्रतिबल जनरेट हो जाता है, एक स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, तो उत्पन्न स्ट्रेस चरम प्रतिबल कहलाते हैं। जैसे M15 ग्रेड की कंक्रीट 150 बाई 150 बाई 150 बाई mm की एक क्यूब बनाया जाए, ये mm 150 कह दीजिए, चाहे 15 सेंटीमीटर घन क्यूब कह दीजिए, को बनाने के बाद 28 दिन तक क्यूरिंग किया जाए, तराई किया जाए। फिर उसके बाद उसको भंजन कराने पर, फेल कराने पर उसमें उपलब्ध सामर्थ्य, चरम सामर्थ्य 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर ली जाती है। इसे ही अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कहते हैं।
इसे ही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसको FCK से रिप्रेजेंट किया जाता है, FCK से रिप्रेजेंट किया जाता है अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को। अब हमारा क्या है दूसरा, डिजाइन लोड क्या है। डिजाइन लोड के बाद हम देखेंगे एक्चुअल स्ट्रेस क्या है, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पॉइंट है सुरक्षित कार्यकारी तथा अविकल प्रतिबल। इसमें क्या है कि किसी भी अवयव को अकस्मात विफल होने से रोकने के लिए व्यवहार में इसे कभी भी चरम सीमा तक फेल नहीं कराया जा सकता, भारित नहीं किया जा सकता। अतः प्रयोगशाला में चरम प्रतिबलों को इसके सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड करने पर हमारा जो है सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल निर्धारित होता है। तो देखिए कि अतः प्रयोगशाला से प्राप्त चरम प्रतिबलों को सुरक्षा गुणक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग कर देते हैं। सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल निर्धारित कर लिए जाते हैं जिन्हें अभिकल्पन में अपनाया जाता है। ठीक है, अब ये हमारा पहला पॉइंट। इसमें क्या है कि कंक्रीट का जो बंकन संपीड़न है, बेंडिंग कंप्रेशन में कार्यकारी प्रतिबल, चरम संपीड़न प्रतिबल 28 दिन की जो क्यूरिंग के बाद क्यूब की जो फेल कराते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है उसको सुरक्षा गुणांक 3 से भाग कर दिया जाता है। तो भाग जब डिवाइड कर देंगे उससे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कार्यकारी प्रतिबल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कार्यकारी प्रतिबल इक्वल टू चरम प्रतिबल अपॉन सुरक्षा गुणक फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 28 दिन का 15/3। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 न्यूटन पर mm²। यस, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, कंक्रीट का सीधे संपीड़न डायरेक्ट कंप्रेशन में सुरक्षा गुणक 4 लिया जाता है। उसी प्रकार से जो इस्पात की तनन में यील्डिंग स्ट्रेंथ का जो सुरक्षा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.78 होता है। अब देखेंगे जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसको देखेंगे एक्चुअल स्ट्रेस, वास्तविक प्रतिबल। उसको देखते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। ये हमारा है वास्तविक प्रतिबल। यह अवयव पर किसी समय पड़ने वाले भार के कारण उपजे वास्तविक प्रतिबल होते हैं। भार की तीव्रता बदलने पर इसका मान भी बदल जाता है, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से वास्तविक प्रतिबल कभी भी अनुमत प्रतिबलों से अधिक नहीं होने चाहिए। ये हमारा है वास्तविक प्रतिबल। अब इसके बाद देखेंगे सिंगली रेनफोर्समेंट बीम क्या है, डबली रेनफोर्समेंट बीम क्या है, उसको देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा है RCC बीम, फ्लेक्सुरल लोड सब्जेक्टेड हो। इसमें देखेंगे ये हमारा दो प्रकार का होता है, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम और डबली रेनफोर्समेंट बीम। इसका हम देखेंगे क्या कहते हैं कि ये हमारा है बीम का क्रॉस सेक्शनल देखेंगे। इसमें कि सिंगली रेनफोर्समेंट जो रेनफोर्समेंट है कहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें कहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, टी बीम में कहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। देखेंगे ये हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में हमारा जो है कि जो रेनफोर्समेंट स्टील होता है वो टेंशन जोन में प्रोवाइड किया जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो डबली रेनफोर्समेंट बीम है इसमें जो है कि कंप्रेशन और टेंशन जोन दोनों में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसी प्रकार से ये हमारा टी बीम है। देखेंगे हम जब सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है इस प्रकार से हमारा ये न्यूट्रल एक्सिस रहेगा। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा कंप्रेशन जोन रहेगा जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जोन सी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसी प्रकार न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमारा रहेगा टेंशन जोन। अब जब हम टेंशन जोन में रीइंफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड कर देंगे तो ये हमारा रहेगा सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम। इसमें हम कंप्रेशन जोन में कोई भी स्टील प्रोवाइड नहीं करेंगे।
तो देखेंगे ये हमारा बी विड्थ है, इसकी जो टोटल डेप्थ है कैपिटल डी है। फिर इसके जो रिइंफोर्समेंट स्टील है इसके सेंटर से यहां तक की जो दूरी है ये इफेक्टिव डेप्थ है डी है। फिर उसके बाद जो रिइंफोर्समेंट बीम है इसके सेंटर और यहाँ इसके कवर तक का जो टोटल डिस्टेंस है हमारा इफेक्टिव कवर है। और उसके बाद ये जो रिइंफोर्समेंट है AST इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा है सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम। उसी प्रकार से देखेंगे हमारा डबली रिइंफोर्समेंट बीम। इसमें क्या है कि जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जोन तथा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये हमारा कंप्रेशन जोन है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा कंप्रेशन जोन है। उसी प्रकार से हमारा ये इसके नीचे जस्ट नीचे ये हमारा क्या है टेंशन जोन है। तो जब रिइंफोर्समेंट कंप्रेशन जोन तथा रिइंफोर्समेंट स्टील टेंशन जोन दोनों में प्रोवाइड किया जाए तो ये हमारा हो जाता है डबली रिइंफोर्समेंट बीम। अब जो है कंप्रेशन जोन की जो स्टील रहती है उसको हम कंप्रेशन स्टील बोल लेते हैं, उसको ASC से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी प्रकार से हमारा जब टेंशन जोन का जो स्टील रहेगा उसे हम AST से रिप्रेजेंट करेंगे या उसको दर्शाएंगे यहाँ से। तो क्या है डबली रिइंफोर्समेंट बीम, एक हल्का सा भी बताए हैं इसका डिफिनेशन। फिर उसके बाद अभी इसके ऊपर देखेंगे क्या है न्यूमेरिकल WSM के अकॉर्डिंग। सिंगली रिइंफोर्समेंट में देखेंगे इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसका एनालिसिस है, डिजाइन क्या है इसमें देखेंगे। और ये हमारा है टी बीम में ये जो अपर वाली लेंथ जो है इसको हम फ्लैंज बोलते हैं, फ्लैंज स्लैब बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो टोटल डेप्थ है कैपिटल डी, यहाँ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो दूरी रहेगी। उसी प्रकार से जो डेप्थ रहेगा फ्लैंज का इसको DF से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा फ्लैंज है और ये हमारा वेब बोलते हैं, इसको रिब बोलते हैं। इसके जो डिस्टेंस है DR से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। यहाँ पे जो क्या कहते हैं वेब में अब रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड कर देंगे तो ये AST हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा टी बीम है, इसको इस प्रकार से शो करते हैं टी बीम। तो चलिए देखते हैं जब हमारा सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम में देखेंगे इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है, इसके ऊपर जो एनालिसिस है डिजाइन है इसको अब स्टार्ट करते हैं जब हमारा फ्लेक्सुरल लोड अप्लाई हुआ हो तब। तो चलिए देखते हैं हमारा जब सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम में फ्लेक्सुरल लोड अप्लाइड हुआ हो क्या होता है, देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जब होता है सिंगली रिइंफोर्समेंट में तब किस प्रकार से ये बेंड होता है उसको हम देखते हैं। कि ये हमारा जो है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें यूडीएल अप्लाइड है, एक क्या कहते हैं कि लोड अप्लाइड किया गया है इसमें। तो लोड अप्लाइड करने के बाद ये कुछ इस प्रकार का फॉर्म में आ जाएगा। तो देखेंगे ये हमारा बीम है, इसमें ये रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है इसके टेंशन जोन में और फिर उसके बाद ये हमारा कवर है और इस सपोर्ट तक हमारा स्पैन है, पार्ट है। तो ठीक है, ये हमारा डेप्थ है। अब जब इस पर लोड अप्लाइड हो जाएगा, जब लोड अप्लाइड हो जाएगा तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो है हमारा कंप्रेशन जोन है, इसको C से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा कंप्रेशन जोन है। और न्यूट्रल एक्सिस के जस्ट नीचे हमारा टेंशन जोन आ जाएगा। तो अब टेंशन जोन है इस जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला है, ऊपर वाले जो क्षेत्र है ये कुछ सिकुड़ जाता है कुछ इस तरीके से। तो उसी प्रकार से इसकी परतें कुछ इस प्रकार से सिकुड़ जाती है। अब एक तरीके से ये इस तरीके से कंप्रेस हो रहा है तो ये वाला जो इसके ऊपर वाला जो जोन है इसको हम कंप्रेशन जोन बोलते हैं। अब जो इसके नीचे वाला जोन है देखेंगे कुछ इस तरीके से टेंशन में आ जाएगा, ये इस तरीके से खिंच जाएगा यहाँ पे। अब ये एक तरीके से इस तरीके से ऐसे खिंच जा रहा है तो ये हमारा टेंशन जोन है। तो जो न्यूट्रल एक्सिस है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता है। अब सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम में जब हम लोड अप्लाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से डिफॉर्म हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से सिकुड़ जाएगा। बात वही है कि अब रिइंफोर्समेंट इसके जो टेंशन जोन में प्रोवाइड किया जा रहा है
तो सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम है। अगर दोनों में कंप्रेशन तथा टेंशन जोन में दोनों में प्रोवाइड किया जाता तो हमारा डबली रीइंफोर्समेंट बीम हो जाता। देखेंगे क्या है इसका डेफिनेशन, क्या लिखे हैं कि जब किसी शुद्धालंबित धरन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसकी लंबाई अक्ष के लंबवत भार पड़ता है, इसमें लोड अप्लाइड होता है, तो यह एक वृत्त की चाप की बात, लोड अप्लाइड होने के बाद वृत्त की चाप के बाद भात नीचे की ओर, कुछ नीचे की ओर इस तरीके से झुक जाता है धनुष के आकार की तरफ, जिसके कारण धरन की ऊपरी परतें क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। धरन की ऊपरी परतें सिकुड़ जाती हैं जबकि निचली परतें खींच जाती हैं। अब ये कुछ इस तरीके से झुक जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है, तो क्या होगा, जब इस तरीके से जो कंप्रेशन में आ जाता है इसको कंप्रेशन बोल देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला। फिर अर्थात खंड की बल शून्य रेखा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्षेत्र में संपीड़न प्रतिबल, इसमें कंप्रेशन स्ट्रेस, तथा उसके निचले क्षेत्र में तनन प्रतिबल। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या है, टेंशन जोन, टेंशन स्ट्रेस डेवलपमेंट हो जाता है, उपजते हैं। तो ये था हमारा कि जब सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम में फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बाद किस प्रकार की फॉर्म हो जाता है वो है। फिर अब यही आवरण क्या है, कवर किस लिए दिया जाता है, कवर हमारा इसलिए दिया जाता है कि ये जो बाहरी आवरण, बाहरी वातावरण से इसमें जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है इसमें किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, ताप, नमी या किसी भी प्रकार का जिससे क्या कहते हैं उसको हानि पहुंचे और कोरोजन पहुंचे। तो ठीक है, देखते हैं क्या है। कवर आवरण है हमारा प्रबलन इस्पात को बाह्य प्रभावों, ताप, नमी, वायु इत्यादि से सुरक्षित रखने के लिए तथा कंक्रीट के साथ इसका पूर्ण अभिलाप बनाने के लिए, परफेक्ट बॉन्डिंग के लिए बनाए जाते हैं, के लिए छड़ों पर कंक्रीट का मोटा चढ़ाव दिया जाता है जिसे हम कवर बोलते हैं, आवरण बोलते हैं। तो ये था हमारा सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम का। अब हम चलते हैं सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम में ही स्ट्रेस का डायग्राम, एक जब क्रॉस सेक्शनल होता है किसी बीम का उसका स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम का ही WSM के अकॉर्डिंग जो हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, उस पर बेसिस किस प्रकार से डेरिवेट होता है उसको देखेंगे। सो बिफोर मूविंग नेक्स्ट पार्ट, लेट मी इरेज विच इज रिटन ऑन द हियर। यस, तो फ्रेंड्स ये हमारा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल है किसी बीम का, एक्स के करस्पॉन्डिंग ले लेंगे, किसी की उसमें ले लेंगे। ये हमारा अनुप्रस्थ काट है। देखेंगे कि ये बीम का कोई क्रॉस सेक्शनल है RCC बीम का, तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन और इसके नीचे टेंशन जोन दर्शाया गया है। फिर ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। अगर हम स्ट्रेन डायग्राम बनाएं इस बीम का जो क्रॉस सेक्शनल है तो कुछ रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल ये बनेगा कि अब जैसे कि हम इसके अजम्पशन में बात भी किए थे कि किसी बीम पर अगर बेंडिंग लगाया जाता है तो बेंडिंग के पूर्व वह समतल रहेगा, प्लेन रहेगा, और बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहेगा। कुछ ये इस प्रकार से वही है जो हमारा पहला अजम्पशन था, मान्यता थी, वो पहला हमारा यही है कि बेंडिंग के बाद भी हमारा ये रेक्टेंगल रहेगा। ठीक है, रेक्टेंगल रहेगा, प्लेन रहेगा, समतल रहेगा। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रेन डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल बनेगा। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। फिर ये जोन हमारा कंप्रेशन जोन है जो एप्सिलॉन C है, ये स्ट्रेन इन कंप्रेशन जोन का है, और एप्सिलॉन S जो है कि स्ट्रेन इन टेंशन जोन का है। तो रेक्टेंगल इस तरीके से रहेगा। ये हमारा स्ट्रेन जोन है, स्ट्रेन डायग्राम है। दूसरा हमारा है स्ट्रेस डायग्राम। यस, स्ट्रेस डायग्राम जो कंप्रेशन जोन है इस तरीके से एक्ट करेगा, और जो हमारा टेंशन जोन है इसके अपोजिट एक्ट करेगा। दोनों यहाँ पर
जो स्ट्रेस है कंप्रेशन जोन का स्ट्रेस है सिग्मा सीबी, और सिग्मा एसटी जो है हमारा कि स्ट्रेस इन टेंशन जोन का रहेगा, जिससे ये दर्शाया गया है। और कि कंप्रेशन जोन का जो स्ट्रेस लग रहा है वो, तथा स्ट्रेस इन टेंशन जोन का, कंप्रेशन जोन का स्ट्रेस और टेंशन जोन का स्ट्रेस, दोनों का जो डिस्टेंस है वो लीवर आर्म है, उत्तोलक भुजा है। ठीक है, इसी का इक्विवेलेंट हम इसमें डायग्राम बना दिए हैं, स्ट्रेस डायग्राम है। ऊपर हमारा क्या दिखाया गया है, कंप्रेशन जोन दिखाया गया, नीचे टेंशन जोन दिखाया गया है। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हमारा एक्स डायग्राम है, ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। फिर ये हमारा रेक्टेंगल रहेगा, यहाँ से जो है हमारा निकल जाएगा इस न्यूट्रल एक्सिस से टेंशन जोन की तरफ, ये डी माइनस एक्स रहेगा। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेन डायग्राम इस प्रकार से रहेगा। फिर उसके बाद देखते हैं हमारा क्रॉस सेक्शनल क्या इसमें लिखा गया है, उसको देखते हैं कि एक सामान्य एकल प्रबलित कंक्रीट धरण है, अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शनल है, प्रबलन इस्पात की स्थिति सहित दिखाया गया है, रेनफोर्समेंट की स्थिति कहाँ है उसको दिखाया गया है। बल खंड की बल शून्य न्यूट्रल एक्सिस रेखा को संपीड़न के ऊपर की रेखा को संपीड़न तथा तनन क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो क्या है कि अब देखेंगे, ये था हमारा स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम। अब थोड़ा सा हम डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या है कि स्ट्रेन डायग्राम की डिफिनेशन क्या है, एक्चुअली उसको वो कर देते हैं मेंशन। फिर उसको दूसरा हमारा क्या रहेगा, स्ट्रेस डायग्राम, फिर बात करेंगे आगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा है स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम है कि जब हमारा पहली मान्यता पढ़े थे उसमें WSM मेथड में, कि देखे थे कि जब किसी एक्स सेक्शनल ऑफ RCC बीम में कोई बेंडिंग अप्लाइड होता है तो बेंडिंग अप्लाइड होने से पूर्व प्लेन रहता है, समतल रहता है, बेंडिंग अप्लाइड होने के बाद भी प्लेन रहता है, वही चीज़ इसमें लिखा गया है। लेकिन उसके बाद इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस की ऊपरी परतें हैं उसमें है कि इसकी जो है कि आकार जो है छोटा हो जाता है। देखते हैं क्या इसमें लिखा गया है, तो देखते हैं कि मूल संकल्पना 1 के अनुसार धरण का अनुप्रस्थ काट जो बंकन से पूर्व समतल था, बेंडिंग के पहले वो समतल था, प्लेन था, बेंडिंग के बाद भी पूर्व समतल था, बंकन के बाद भी समतल रहता है। इससे स्पष्ट है कि धरण में बंकन कारण इसकी परतें छोटी हो जाती हैं, बंकन के कारण इसकी परतें छोटी हो जाती हैं, जबकि निचले परतें बढ़ जाती हैं। ऊपरी परतें छोटी हो जाती हैं, निचली परतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और परतों में विकृति परत की बल शून्य रेखा के दूरी के समानुपाती होता है। अतः विकृति आरेख एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि एक स्ट्रेट लाइन एक लीनियर लाइन में होता है। तो चित्र 2 में स्ट्रेन डायग्राम में दिखाया गया है, क्योंकि कंक्रीट और प्रबलन इस्पात में अभिलाभ जो बॉन्डिंग होती है परफेक्ट होती है, इसलिए इस्पात पर जो कंक्रीट पर जो क्या कहते हैं स्ट्रेस आता है वो इस्पात पर ट्रांसफर कर देता है। तो क्या कहते हैं, कंक्रीट की विकृति भी बराबर होती है, इसलिए कंक्रीट के प्रतिबल स्टील में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखते हैं फिर से क्या है हमारा चित्र 2 में दिखाया गया है कि क्योंकि कंक्रीट और प्रबलन इस्पात में अभिलाभ पूर्ण होता है, इसलिए इस्पात के परिस्थान कंक्रीट में विकृति भी बराबर होती है। इस्पात और कंक्रीट की जो स्ट्रेन रहता है इक्वल रहता है, इसलिए कंक्रीट के प्रतिबल स्टील में ट्रांसफर कर देते हैं, परिस्थान कर देते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रेन डायग्राम, जो कि इसमें डायग्राम इसमें दिखाया गया है, लीनियर है, स्ट्रेट है। अब देखेंगे स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, देखते हैं उसको। सो फ्रेंड्स, ये हमारा है स्ट्रेस डायग्राम।
तो देखते हैं, बल शून्य के ऊपर संपीड़न क्षेत्र में उत्पन्न प्रतिबल एक सरल रेखीय नियम के अनुसार बढ़ते जाते हैं। यह बल शून्य रेखा पर शून्य तथा खंड की ऊपरी सतह पर अधिकतम होते जाते हैं। यह प्रतिबल बल शून्य के रेखा के ऊपर एक त्रिभुज की शक्ल में दर्शाए जाते हैं, रेक्टेंगल के शेप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दूसरा क्या है, बल शून्य रेखा के नीचे तनन क्षेत्र की कंक्रीट में किसी प्रतिबल की गणना नहीं की जा सकती, अतः खंड की तनन सामर्थ्य प्रबलित इस्पात के तल पर ही केंद्रित मानी जाती है। इस दशा में प्रतिबलों की भिन्नता दर रेखीय नियमों में पालन नहीं करती है। तो ये था हमारा स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम हम देख चुके हैं। अब देखेंगे अगले वाले वीडियो में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से शो किए जाते हैं। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या है, उस पर एक डेरिवेशन है क्रिटिकल का, न्यूट्रल का, उस पर देखेंगे। डेरिवेशन के बाद उसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको देखेंगे। सिंगली रीइंफोर्समेंट का, डबली रीइंफोर्समेंट बीम का। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।